तो दोस्तों, झील सी गहरी आंखें, तीखे नैन नक्श और चेहरे पर गजब का नूर, खूबसूरती ऐसी कि इन्हें हिंदी सिनेमा की गॉडेस ऑफ मून कहा जाता था। ये थी वनमाला देवी। नाराज पिता को मनाने के लिए उन्होंने छोड़ी थी फिल्में। डायरेक्टर ने धोखा दिया तो जिंदगी भर नहीं की शादी। ऐसी थी वनमाला। असली नाम था इनका सुशीला पवार। खुद इनकी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं थी। बचपन में जितना ऐशो आराम से भरा था, जवानी उतनी ही खराब चुनौतियों से भरी थी। और चुनौती कोई बाहरी नहीं थी, खुद इनके पिता ही थे। बचपन रॉयल फैमिली में गुजरा, जवानी हिंदी सिनेमा में और फिर बाकी जिंदगी सन्यास में। जिन्होंने डबल MA किया था। वनमाला देवी अपने जमाने की सबसे पढ़ी लिखी एक्टर्स थी। पिता ग्वालियर के सिंधिया राजघराने के करीबी थे, तो इन्हें वैसी सुविधाएं बचपन से ही मिली जैसी रॉयल फैमिलीज में होती हैं। पढ़ लिख कर ये फिल्मों में आ गई और यहीं से जिंदगी पलटी। पिता सख्त मिजाज के थे, वे खिलाफ हो गए और परिवार से बेदखल कर दिया। इनकी फिल्मों को ग्वालियर में बैन कर दिया गया और इनके वहां आने पर भी रोक लगा दी गई। पिता को इनसे इतनी नफरत हो गई कि जब उन्होंने पहली बार वनमाला को थिएटर के पर्दे पर देखा तो गोली चला दी। पिता के लिए इन्होंने फिल्में छोड़ दी, लेकिन दुनियादारी में नहीं लौटी। 23 मई 1915 को सुशीला देवी यानी वनमाला का जन्म उज्जैन मध्य प्रदेश में 4 बहनों 2 भाइयों के बीच हुआ, जो बाद में वनमाला देवी नाम से पहचानी गई। इनके पिता कर्नल राय बहादुर बापूराव आनंदराव पवार ब्रिटिश हुकूमत में मालवा जिले और शिवपुरी के कलेक्टर थे। पिता का ट्रांसफर हुआ तो पूरा परिवार उज्जैन से ग्वालियर आ गया। जिंदगी तमाम ऐशो आराम से भरी हुई थी और जहां उन्होंने घुड़सवारी, स्विमिंग, शूटिंग, पोलो और फेंसिंग की ट्रेनिंग भी ली। पिता ने वनमाला का दाखिला शहर के नामी सरदार डोट स्कूल में करवाया था और ये शहर का सबसे बड़ा स्कूल था, जहां ज़्यादातर रॉयल फैमिली के बच्चे ही पढ़ते थे। इनके पिता आज़ादी के बाद ग्वालियर के राजा माधवराज सिंधिया के बनाए ट्रस्ट के मेंबर भी रहे। मुंबई में जाकर MA में एडमिशन ले लिया। 1935 में उनकी माँ सीता देवी का निधन हुआ तो वो पढ़ाई बीच में ही छोड़कर ग्वालियर वापस आ गई। घर में माँ की कमी खलने लगी तो वनमाला अपनी मौसी के पास पुणे रहने चली गई। उनकी मौसी पुणे के आगरकर हाई स्कूल की प्रिंसिपल थी, जिससे मराठी थिएटर के नामी आर्टिस्ट आचार्य आत्रे ने शुरू किया था। समय काटने के लिए वनमाला भी इसी स्कूल में पढ़ाने लगी। मराठी आर्टिस्ट आचार्य आत्रे के स्कूल में उस जमाने में सिनेमा से जुड़ी कई हस्तियों का नाम आना जाना था। गहरी झील सी आंखों वाली वनमाला की खूबसूरती के चर्चे पहले ही पूरे कॉलेज में थे और फिल्म मेकर बापूराव पेंडारकर, मास्टर विनायक और V शांताराम भी अक्सर स्कूल आते रहते थे। इन सभी ने स्कूल में कभी न कभी वनमाला को देखा था, लेकिन वनमाला हर बार इनकार करती रही। फिल्म मेकर्स ने उन्हें अपना असिस्टेंट भी बनाना चाहा। उस समय महिलाओं का फिल्मों में काम करना अच्छा नहीं माना जाता था, वहीं उच्च घराने की लड़कियों के लिए पाबंदियां थी। एक दिन सभी फिल्म मेकर्स ने मिलकर उन्हें समझाया कि वे फिल्मी दुनिया में खूब नाम कमा सकती है। वनमाला मान गई। 1936 में उन्होंने मराठी फिल्म लंपा डव साइन की। ये फिल्म मास्टर विनायक की कंपनी नवयुग चित्रपट कंपनी द्वारा बनाई गई थी 1940 में। पहली उनकी फिल्म सिनेमा के नामी फिल्म मेकर सोहराब मोदी की नज़र इन पर पड़ी। वो सुंदरता से ऐसा प्रभावित हुए कि उन्हें अपनी हीरोइन बनाने का फैसला कर लिया। उस समय सोहराब अपनी फिल्म सिकंदर के लिए हीरोइन की तलाश में थे, जो इस प्रीमियर में वनमाला को पर ख़त्म हो गई। सिकंदर से वनमाला हिंदी सिनेमा में आई। इस हिस्टोरिकल फिल्म में रुखसाना बनी। वनमाला के साथ पृथ्वीराज कपूर ने अलेक्जेंडर और सोहराब मोदी ने कोरस की अहम भूमिका निभाई। वनमाला देश भर में रातों रात स्टार बन गई जब ये फिल्म रिलीज हुई। पृथ्वीराज और सोहराब जैसे दिग्गज कलाकार होने के बावजूद दर्शकों में सिर्फ वनमाला की खूबसूरती ही चर्चे होते थे और 1941 में फिल्म सिकंदर की रिलीज से पहले ही दूसरा विश्व युद्ध छिड़ चुका था। वहीं महात्मा गांधी अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी भी कर रहे थे, जिससे राजनीतिक तनाव की बनी हुई थी।
फिल्म देश प्रेम पर थी, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कई सीन थे। पहले तो बॉम्बे सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास कर दिया, फिर इसे कई क्षेत्रों में बैन कर दिया गया। सालों तक इस फिल्म की चर्चा रही और आज़ादी के बाद 1961 में इसे दोबारा रिलीज किया गया। वनमाला के पिता राय बहादुर बापूराव बेहद सख्त मिजाज के थे। ऊंचा घराना जहाँ की महिलाएं तो दूर, पुरुष भी कभी फिल्मों का हिस्सा नहीं रहे। जब सिकंदर फिल्म रिलीज हुई, उस समय वनमाला के पिता ग्वालियर के रिगल सिनेमा में फिल्म देखने पहुंचे। जैसे ही उन्होंने अपनी बेटी को पर्दे पर देखा तो बिना कुछ सोचे ही जेब में रखी पिस्तौल निकाली और स्क्रीन पर दिख रही बेटी की तस्वीर पर निशाना मार दिया। पर्दा फट गया और सिनेमाघर में भगदड़ मच गई। फिल्म में शालीन बहू की भूमिका में नजर आई। फिल्म में उन्हें बहुत पसंद किया गया। सिनेमाघरों के बाहर उनका पोस्टर पर देखने के लिए चाहने वालों की भीड़ लगा करती थी और 1942 तक भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो चुका था। अंग्रेज इस आंदोलन का हिस्सा बने लोगों को रोकने के लिए जेल में बंद करते तो कभी सीधे गोली मार देते। इस आंदोलन में अरुणा आसिफ अली, अच्युत पटवर्धन और आचार्य नरेंद्र भी भागीदार थे। जब ब्रिटिश हुकूमत की पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने निकली तो वनमाला ने उन्हें अपने घर पर पनाह दी थी और पुलिस से छिपा कर रखा था। जैसे जैसे वनमाला फिल्मों में कामयाब होने लगी तो ग्वालियर में उनका खूब विरोध किया गया। इस विरोध में उनके पिता और शाही परिवार के कई लोग जुड़े हुए थे। परिवार वालों ने उनसे सारे रिश्ते तोड़ लिए और मिलना जुलना भी बंद कर दिया। गुस्सा इस कदर था कि शाही परिवार और सरकारी जोर से बेटी वनमाला की सभी फिल्में ग्वालियर में बैन करवा दी गई। ना कोई फिल्म देखा, ना ही परिवार की तरफ उंगली उठाई जाती। और जब घर वालों से सारे रिश्ते टूट गए तो वनमाला से रहा नहीं गया। पिता से उन्होंने सुलह कर ली। जब मामले की चर्चा शहर भर में बढ़ने लगी तो बापूराव के करीबी दोस्त और ग्वालियर के राज परिवार ने उन्हें समझाया और गुजरात के स्टेट बैंक सचिन के नवाब हैदर अली भी वनमाला और उनके पिता के बीच सुलह कराने के पक्ष में रहे। जैसे जैसे वनमाला ने पिता से संपर्क किया और घर वापस आने की बात कही। नामी लोगों के दबाव में पिता राजी तो हुए, लेकिन बड़ी शर्त रख दी। शर्त थी अगर घर वापस आना तो फिल्में छोड़नी पड़ेंगी और फिल्मी दुनिया से जुड़े हर व्यक्ति से संबंध तोड़ना पड़ेगा। जब परिवार की तरफ से दबाव बढ़ने लगा तो वनमाला को आखिरकार झुकना ही पड़ा और बुलंदियों कई बड़ी फिल्में और लाखों चाहने वालों को छोड़कर वनमाला ने पिता और परिवार को ही चुना। 1953 की फिल्म श्यामची आई उनकी आखिरी मराठी फिल्म और अंगारे उनकी आखिरी हिंदी फिल्म रही। फिल्म अंगारे साल 1954 में रिलीज हुई, लेकिन इसकी रिलीज से पहले ही वनमाला को सपनों का शहर मुंबई छोड़कर घर वालों के पास आना पड़ा। ग्वालियर में इनकी फिल्में बैन होने के कारण वनमाला ने अपनी आखिरी फिल्म देखी ही नहीं। जब उन्हें 1954 में नेशनल फिल्म अवार्ड शुरू हुआ तो वनमाला की फिल्म श्यामची आई, जो लॉर्ड्स गोल्ड अवार्ड जीतने वाली पहली फिल्म थी। पहला नेशनल अवार्ड जीतने वाली श्यामची आई फिल्म 20वीं शताब्दी की सबसे लोकप्रिय मराठी नोवेल श्यामची आई पर आधारित थी, जिसके लेखक सारे गुरुजी थे। जैसे ही वनमाला ने ये नोवेल पढ़ा तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत इस नोवेल पर फिल्म बनाने का फैसला लिया और जल्द से जल्द इसके राइट्स खरीद लिए। वनमाला को जन्म के समय को सुशीला देवी नाम मिला था, जो फिल्मों में आने के बाद बदल दिया गया। जब पिता दोबारा घर ले आए तो वनमाला फिर सुशीला बनकर रहने लगी। ग्वालियर आकर न सिर्फ सुशीला ने फिल्में छोड़ दी, बल्कि जीवन का हर सुख हर मोह त्याग दिया और मथुरा वृंदावन में एक साध्वी बनकर जीवन जीने लगी। शादी भी नहीं की। वनमाला भारतीय संगीत और कला को आगे बढ़ाना चाहती थी, तो उन्होंने वृंदावन में ही एक शास्त्रीय नृत्य और गायन के लिए हरिदास कला संस्थान नामक का एक स्कूल शुरू कर दिया। कई सामाजिक कार्यों में भी वनमाला ने अपने बुढ़ापे के दिनों तक शामिल रही और छत्रपति शिवाजी नेशनल मेमोरियल कमेटी की सदस्य भी रही। वनमाला देवी की पर्सनल सेक्रेटरी पुष्पलता शर्मा से खास बहुत ही खूबसूरत थी। वनमाला देवी को करीब से जानने के लिए हमने उनकी पर्सनल सेक्रेटरी पुष्पलता ने कहा, जिन्हें वनमाला अपनी बेटी मानती थी। वनमाला जी वृंदावन में रहने लगी थी, केले के पत्ते पर खाना खाती थी और वो कंडे पर सिकी हुई रोटी खाती थी। सब सोचते थे कि ये वो एक्ट्रेस है, इसके साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन जब पास पहुंचते तो कहते अकेले ही खाना ठीक है। वो हर किसी की मदद करती थी।
वनमाला जी की एक नौकरानी हुआ करती थी जिसकी उन्होंने खूब मदद की थी। कुसुम सरोवर से लगी हुई 5 एकड़ जमीन थी। वनमाला चाहती थी कि वहाँ एक संगीत अकेडमी खुले, लेकिन उनकी नौकरानी ने धोखे से ये जमीन भूमाफियाओं को दे दी थी। इससे उन्हें बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची थी। वनमाला दीदी ने उस नौकरानी के हाथों से बना खाना छोड़ दिया। वो मेरे पास आकर रोटी मांगती थी। मेरा भाई वकील था जिसने उन्हें उस नौकरानी की सच्चाई बताई थी। उन भूमाफियों ने मेरे भाई को अंडरग्राउंड कर दिया था। उन लोगों की वजह से मैं भी दीदी को खाना देने से डरने लगी थी। नौकरानी के धोखे ने वनमाला दीदी ऐसी टूट गई कि उन्होंने वृंदावन आना छोड़ दिया। आखिरी बार उनके भतीजे आनंद पवार जो भोपाल के आईजी थे वो उन्हें यहाँ से ग्वालियर ले गए। मनमोहन नाम के एक डायरेक्टर हुआ करते थे जो पहले से ही शादीशुदा थे। उन्होंने वनमाला से शादी करने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही वनमाला को पता चला कि वो पहले से ही शादीशुदा है तो उनका हर चीज़ से मन उठ गया। इससे ज़्यादा ना उन्होंने किसी को कुछ कहा बताया और ना ही किसी से कुछ कहा। और कैंसर से लड़ते हुए 29 मई 2007 को 92 साल की उम्र में वनमाला ने ग्वालियर में ही दम तोड़ दिया। वनमाला पिता से संबंध अच्छे थे, लेकिन जैसे ही वो फिल्मों में गई तो पिता ने सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उनका मानना था कि राजघराने की लड़कियां स्टेज पर नहीं नाचा करती हैं। ग्लैमरस लाइफ छोड़कर अचानक साध्वी बनना उसके लिए मुश्किल फैसला था। सितारों से भरी दुनिया छोड़कर एकदम साधुओं की तरह जीवन जीना। हल्के रंग की साड़ी और टीका इतना सुंदर कलर होता था कि उस कलर का टीका मैंने कभी किसी पर देखा ही नहीं। वनमाला को कभी परिवार का सहारा तो मिला ही नहीं। उनकी सारी संपत्ति उनके घर वालों ने रख ली और जमीन छीन जाने के बाद वो कभी वापस वृंदावन नहीं आई। वनमाला हमेशा से एक संगीत महाविद्यालय खोलना चाहती थी। जयपुर के एक शख्स थे जो उन्हें महाविद्यालय खुलवाने का प्रलोभन दिया करते थे। वनमाला जी ने उन्हें सितार, गिटार, चांदी के सेट दिए, लेकिन कभी महाविद्यालय नहीं खुलवाया। वो बहुत सीधी थी और हर कोई उन्हें धोखा दे देता था।